हेलो। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है, पर मुझे नहीं आ रही तुम लोगों की आवाज़। ऑलराइट, शुरू करते हैं फिर अपन। गाइस, केमिस्ट्री को अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो मुझे पूछ सकते हो इसी साइड में देख के, ठीक है। आपको वैसे ऊपर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी किताब में भी पढ़ोगे ना तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, शुरू करते हैं गाइस। तो जब भी कोई चैप्टर शुरू होगा केमिस्ट्री का, उसमें सबसे पहले उसके एप्लीकेशन की बात करी होगी इन लोगों ने। हर बार, एवरी टाइम ही विल बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस। कैसे भी करके वो एप्लीकेशन की बात कर रहा होगा। जैसे आप ये फर्स्ट पैराग्राफ को देखो यहाँ पर अपनी किताब के अंदर, आपको वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की बात कर रहा होगा। जैसे कि फूड का टेस्ट, टेस्ट ऑफ फूड, एसिड बेस, स्टार्ट कर दिया उसने इंट्रोडक्शन देना यहाँ से एप्लीकेशन के बेसिस पे। फिर कुछ रेमेडी की बात यहाँ पे कर रहा है, मतलब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी ये बात कर रहा होगा शायद। कहीं पर देखो प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी ऊपर लिखा हुआ भी उसने, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन कर देगा और एप्लीकेशन दे देगा। और ये वाला पोर्शन ऐसा होता है ना जो हम लोग इग्नोर करते हैं, प्लीज डोंट इग्नोर इट। तो आप अपनी किताब के अंदर ना ऐसे करके ऐसा बना सकते हो पेंसिल से, और यहाँ पे लिख सकते हो एसिडिटी। मतलब आप जब भी बुक उठाओगे ना तो आपको पता है ये पूरा पैराग्राफ मुझे नहीं पढ़ना। अब मुझे सिर्फ एसिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। मुझे सिर्फ एसिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। और एसिडिटी आप लोगों को पता ही है कि स्टमक के अंदर अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो हम उसको एसिडिटी बोलते हैं, है ना। और होता क्या है बेसिकली, हमारी जो बॉडी है ना, बड़ी मजेदार चीज है यार। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना, कुछ भी खाना खाते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी एसिड सीक्रेट करती है। देयर आर सम जूसेस, दे आर नोन एज बाइल जूसेस। तो वो सीक्रेट करती है कुछ एसिड, एसिड सीक्रेट करती है, सो दैट फूड को तोड़ सके, उसको कंज्यूम कर सके, उसको डिकम्पोज कर सके, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाए और फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर सल्फर, फॉस्फर, वट एवर द मिनरल्स आर, वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर सके। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है फूड का टूटना। फूड कब टूटे, जब हम एसिड डालेंगे उसके ऊपर। ये हमने देखा भी है भाई, रियल लाइफ में भी हमने ये देखा हुआ है कि जब भी हम किसी चीज के ऊपर में एसिड डालते हैं तो इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू सेवरल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में वो हो जाती है ना। एसिड भी हो रही है, हमारी बॉडी खुद जानबूझ के एसिड क्रिएट करेगा, खुद जानबूझ के एसिड प्रोड्यूस करेगा। सो मान लो आज आपने कुछ खाना खाया, आज पिज्जा आपने को अच्छा लगा, अपन ने पहला स्लाइस लिया, फर्स्ट स्लाइस लिया, मेरी बॉडी को पता चला कुछ शरीर के अंदर आया है, कुछ खाना खाया, तो लेट्स सीक्रेट सम एसिड, कुछ एसिड सीक्रेट किया। आपको पसंद आया पिज्जा, आपने दूसरा स्लाइस खाया, फिर आपकी बॉडी ने और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस किया। आपको पिज्जा इतना पसंद आया, आपने अपने दोस्त से छीन के तीसरा स्लाइस भी खा लिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, बॉडी को लग रहा है कि अब आप खाना और खाए जा रहे हो, तो बॉडी और ज्यादा एसिड सीक्रेट करता रहेगा। कुछ टाइम बाद आपकी ओवर ईटिंग हो गई होगी, ओवर ईटिंग हो जाएगी, और फिर आपको एक खट्टी सी डकार आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ने उतना ज्यादा एसिड जनरेट कर दिया है जितना आप सह नहीं सकते थे, क्योंकि आपने खाना उतना खा लिया जितना आपका पेट नहीं सह सकता था। सो इट इज टिट फॉर टैट। आपने पेट को तंग किया, पेट ने आपको तंग किया। तो वो एसिड जो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खाना एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो इसलिए बोले जाते हैं कि यार थोड़ा खाना लिमिटेड खाओ, टाइम से खाओ, प्रॉपर खाओ, ताकि बॉडी उसको पचा सके। भाई बॉडी ने तो जितना एसिड करना था सीक्रेट, वो तो आपके फूड सप्लाई के हिसाब से उसने कर दिया है। उसको थोड़ी पता है कि ये एक्स्ट्रा खाना है या क्या है, उसको तो जितना खाना आता जाएगा उतना वो एसिड प्रोड्यूस करता जाएगा। आप खाना रोक दो तो वो एसिड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। आप खाना ही नहीं रोक रहे तो एसिड बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। पेट में फिर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। और आप खुद सोचो, अगर एसिड आपके पेट में है, आप उसको टच भी करते हो, नॉर्मल एसिड है, अगर डाइल्यूट भी एसिड है, जिसको तेजाब बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको आप टच भी करते हो तो हाथ में जलन सी होती है कि नहीं है। आप सोचो अगर वो एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट के अंदर आएगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, तो पेट तो फिर जलन होगी, अंदर से इनर लाइनिंग भी उसकी डिसॉल्व होने लगेगी, अपने टिश्यूज खराब होने लगेंगे, सेल्स डाई करने लगेंगे। उससे बचने के लिए फिर हमारे शरीर को कुछ करना चाहिए, फिर हमें कुछ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग बाहर से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। एसिड को भगाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कुछ दूसरा बेस पीते हैं। दैट बेस विल न्यूट्रलाइज एसिड। और इसीलिए जो बचपन में हम लोगों ने एक रिलेशन बढ़ा था कि एसिड प्लस बेस, दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, है ना।
तो न्यूट्रल हो गया है। आप सोचो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऐसा नहीं आप बेस को कमजोर मत समझो, बेस को कमजोर नहीं समझना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो भी कोरोसिव है, मतलब आप उसको भी टच करोगे ना तो भी डेंजरस है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों कंबाइन हो रहे हैं और मिल क्या रहा है, टेबल पे रखा हुआ नमक जो हम लोग खा रहे हैं। यूज मतलब इट्स हार्मलेस, बिल्कुल हार्मलेस है वो, लेकिन उसके जो इनिशियल प्रोडक्ट थे कितने हार्मफुल हैं, वो कितने हार्मफुल है। सो दिस इज द पावर ऑफ केमिस्ट्री कि जब हमें ये चीजें पता होती हैं तभी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अगर नहीं पता होता ये तो हम एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं होता कि एसिडिटी क्यों हो रही है, पेट में जलन क्यों हो रही है, तो आप बेस पी नहीं पाते। इनो नहीं पीते हम लोग, इनो नहीं पीते तो हमारे मरने के चांसेस थे ही, फिर बिल्कुल मरते हैं हम लोग, या तो कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं हम लोग, ये चीजें होती है उसमें। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें से कुछ केमिकल्स ऐसे जैसे खासकर वो जो सॉल्ट्स वाला टॉपिक है ना, उसके बाय प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, उसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है। जो बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे ना उनसे हम फर्दर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के नए केमिकल्स डेवलप करने वाले हैं, नए केमिकल्स डेवलप करने वाले हैं। सो आज से लेके क्लास 12th तक अभी आपकी बुक कैसे जाएगी पता है, कुछ एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगा वो, ऐसे टॉपिक का इंट्रोडक्शन देगा, उसके अंदर वो टॉपिक के अंदर बात करेगा पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब आप अपनी किताब को देख सकते हो, उसमें ऐसा ही किया गया, पहले वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेगा, कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, टेस्ट में कैसा है, वो अभी पता चलेगा हमको। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी पता है, वो बात करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। या फिर अगर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं कर रहा तो वो प्रिपरेशन की बात कर देगा कि कैसे आप एसिड को बना सकते हो या किसी भी केमिकल को बना सकते हो। ये 3-4 चीजें ही रहेंगी अपनी पूरी केमिस्ट्री की, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें पहले एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड होगा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेगा, या फिर वो प्रिपरेशन की बात कर देगा कि हाउ यू कैन मेक एन एसिड, हाउ यू कैन मेक अ बेस और हाउ यू कैन मेक अ सॉल्ट। सो ऐसा कुछ होने वाला है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा एसिडिटी है, आप ऐसे करके यहाँ पे लिख दो एसिडिटी। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ने एसिडिटी से रिलेटेड कुछ बोला था, पेट से रिलेटेड कुछ बोला था, एसिड और बेस का रिएक्शन भी कुछ बोला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इधर पे। अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाला है ना अपने पास, अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाला है गाइस, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आप लोग नोटिस करना, मैं पढ़ नहीं रहा हूं बट यहाँ पर एसिड और बेस के बारे में बताएगा वो, और उनका टेस्ट बताएगा। जैसे एसिड का टेस्ट, एसिड का जनरली जो टेस्ट होता है ना वो खट्टा होता है, सॉर टेस्ट, नींबू के जैसा सॉर टेस्ट होता है। बेस का टेस्ट बताएगा वो बिटर है, दैट इज बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट है। तो हम उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से वो इंडिकेशन की तरफ जा रहा है, दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं वो एसिड और बेस को इंडिकेट करना चाहता है, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एसिड और हाउ टू आइडेंटिफाई अ बेस। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना यार, ये एसिड खट्टा होता है और बेस कड़वा होता है। बैंगन वो क्या बोलते हैं उसको, करेला, करेला बेस, मतलब करेले में होता नहीं है बेस, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वो कड़वा टेस्ट है उसका, इसलिए। ठीक है, तो उसमें ये पूरी बात करी होगी। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाला आपके पास में, ये नीचे वाला पैराग्राफ और कुछ कुछ चीजें इसके अंदर में बच्चों वो बात करेगा इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे टाइप का इंडिकेटर होगा जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब सिंथेटिक ऐसा लिख लो। तो अब देखो मैंने क्या किया है, मैं पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के मैं सिर्फ उसमें से की पॉइंट्स निकाले हैं, एसिड, सौर, बेस, बिटर और इंडिकेटर्स, उसमें नेचुरल और सिंथेटिक। तो आपके पैराग्राफ के साइड में ना स्पेस दिया हो रहता है व्हाइट कलर का, वहां व्हाइट स्पेस में आप पेंसिल से ये सब चीजें लिख सकते हो। इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू गाइस, बहुत हेल्पफुल रहेगा वहां पर, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी क्या काम करो आप, नेचुरल इंडिकेटर्स में मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, एक टेबल बना लो, बहुत बहुत काम आएगा वो। यस आर्या, यस इनो बेस होता है आर्या, इट एक्ट्स लाइक अ बेस। यस आर्या ओके पूछ रही है सर। इनो बेस होता है क्या? ठीक है, तो अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आप लोग बनाओगे।
करना क्या है, यहाँ पर लिखना है, ऐसा टॉपिक डालना है नेचुरल इंडिकेटर, बुक के अंदर नहीं, नोटबुक के अंदर कहीं पर भी नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि 3-4 इंडिकेटर्स के नाम बता रहा हूँ अभी। नेचुरल इंडिकेटर, फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको नेचुरल इंडिकेटर का नाम डालना है, फर्स्ट कॉलम ये वाला। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है एसिड, उसके बाद कॉलम आएगा उसका बेस आएगा, और फिर जरूरत पड़े तो न्यूट्रल। न्यूट्रल, सो इंडिकेटर का नाम यहाँ पर आएगा, फिर एसिड आएगा, फिर बेस आएगा और न्यूट्रल आएगा। अब इस टेबल में करना क्या है हम लोगों को पता है, आई विल लिस्ट सम नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे हल्दी, टर्मरिक। तो टर्मरिक का एसिड में क्या टेस्ट रहता है, क्या कलर रहता है, वो हम एसिड के कॉलम में लिखेंगे। बेस के अंदर वो कैसा रिएक्ट करता है, वो हम बेस के कॉलम में लिखेंगे। और न्यूट्रल सोल्यूशन में कैसा रहता है, अगर है तो हम लोग उसको न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे। समझ में आई बात? ये समझ में आया सबको? तो ऐसा आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बना लो छोटा सा, 4-5 ही नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वो जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है नेम एनी 2 नेचुरल इंडिकेटर्स एंड इफ यू कैन राइट डाउन व्हाट हैपेंस इन दैट, तो बड़ी मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। फिर यहाँ पे एसिडिटी की बात। चलो पहला नेचुरल इंडिकेटर लिख लो बच्चों, लिटमस सॉल्यूशन। राइट डाउन फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेना ऐसे, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, इसका जो जनरल कलर होता है ना, वो पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का डाई होता है लिटमस सॉल्यूशन। और इसी से हम लोग लिटमस पेपर भी बनाते हैं। एसिड के अंदर में क्या होने वाला है, ये एसिड के अंदर ब्लू को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। सो राइट डाउन, एसिड के कॉलम में लिख लेना ब्लू टू रेड। एसिड का कॉलम है ना ये वाला, ये वाला है ना, इसमें लिख लो आप नीचे ब्लू टू रेड, लिटमस के जस्ट सामने, लिटमस के जस्ट सामने ब्लू टू रेड। उसके बाद में बेस में क्या लिखोगे, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। सो लिटमस सॉल्यूशन में अगर आप बेस डालोगे तो वो रेड कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, दिस इज द मीनिंग। ठीक है बेटा, न्यूट्रल में इसको एज इट इज रहने देना अभी, न्यूट्रल में इसको एज इट इज रहने देना, इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी करेंगे। चलो नेक्स्ट वाला लिखो, सेकंड वाला लिखो, रेड, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है, दीज आर ऑल नेचुरल इंडिकेटर्स। रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स मतलब रेड कैबेज आता ना, उसको उबाल लो और उसका जो पानी होगा ना उबला हुआ, वो इंडिकेटर के जैसा बिहेव करेगा, दैट विल बी एन इंडिकेटर। सो अगर आप उसको एसिड में रखोगे तो एसिड वाले कॉलम में लिख लेना गाइस, वो रेड कलर का होगा या पिंक कलर का हो जाएगा। इन एसिड इट विल टर्न इनटू रेड और पिंक। बेस में जब आप रेड कैबेज लीव्स के एक्सट्रैक्ट को डालोगे, उसके सॉल्यूशन को डालोगे, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा या फिर ग्रीन कलर का रहेगा, ब्लू और ग्रीन। और न्यूट्रल में ये पर्पल रहेगा, मतलब जनरली इसका कलर पर्पल होता है। अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो रेड पिंक हो जाएगा, बेस में डालोगे तो ब्लू या ग्रीन कलर दिखेगा अपने को। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास में एसिड है या बेस है। ठीक है, नेक्स्ट डालो थर्ड वाला, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी, टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक, टर्मरिक। टर्मरिक लिखा। अच्छा, आपने नोटिस किया है कभी भी कपड़ों के अंदर में, अपने कपड़ों पे अगर गलती से सब्जी गिर जाती है तो पीला पीला हो जाता है, कपड़े पीले पीले हो जाते हैं, है ना? और आपने खुद किया होगा, मम्मी से बचने के लिए कभी कभार मान लो चादर में गिर गया, खाना गिर गया या कपड़ों में खाना गिर गया, तो हम मम्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से साबुन लेके उसको घिस डालते हैं। और जैसे ही साबुन से घिसा ले प्रॉब्लम शुरू, जैसे ही साबुन से घिसते हैं वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पीले से पूरा डार्क रेड हो जाता है साला। अब तो वो सामने सामने और दिखेगा, जो पहले नहीं दिख रहा था वो तो और दिखने लगेगा। सो व्हाट हैज हैपेंड, जो आपके पास में साबुन था ना बच्चों, साबुन, दैट इज अ बेस, इट इज अ बेस, वो बेस है। तो जैसे ही वो बेस अपने इस टर्मरिक यानी कि हल्दी के कांटेक्ट में आएगा ना, उसका कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज इट इज एन इंडिकेटर।
हल्दी एक इंडिकेटर है, उसमें बेस मिलाओगे तो कलर ऑब्वियसली हल्दी का चेंज होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड या ब्राउनिश रेड। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो गई है। इसीलिए फिर उसको चेंज करने के लिए हम लोग बोलते हैं जाओ उसको ड्राई क्लीनिंग वाले को दे दो या ब्लीच करवा लो इसका, ताकि कलर फेड हो जाए उसका, ताकि कलर फेड हो जाए, उसमें से हल्दी निकल जाए, कलर रहेगी। एसिड के नीचे लिख लेना येलो। सर आपकी वॉइस अटक रही है। आगे सारे नेटवर्क हमारे पास कौन सा है? कनेक्शन ले ही नहीं रहा वो। ठीक है। याशिका बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर, पर वो टर्मरिक का बताओगे एक बार, वो नहीं सुना हाँ कुछ बता भी। रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। सो टर्मरिक वाली बात चल रही थी। याशिका बोल रही सर टर्मरिक वाला एक बार रिपीट कर दो। टर्मरिक में ऐसा था बेटा कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं कभी, तो गलती से कपड़ों पे गिर सकता है, वो खाना गिर सकता है। अभी खाने के अंदर तो हम लोग जनरली हल्दी यूज करते ही करते हैं, है ना? तो वो हल्दी के दाग हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। अब उन दागों को धुलने के लिए हम लोग सीधा क्या सोचते हैं, साबुन में धुल डालो, मस्त दाग निकल जाएंगे। तो साबुन में धुलने के लिए आपने कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट में डाल दिए, या फिर आपने ऐसा कपड़े धोने वाला साबुन रिन ले लिया, उससे क्लीन करना शुरू किया। बट टू योर अटर सरप्राइज वो येलो कलर से सीधा डार्क ब्राउनिश कलर आ जाएगा या फिर रेडिश कलर आ जाएगा। और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, वो नेचुरल इंडिकेटर है। उसके साथ में अगर आप बेस मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका कलर विल चेंज, दैट कलर विल चेंज, इट इज एन इंडिकेटर दैट इज वाई, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो टाइप के इंडिकेटर्स है इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक इंडिकेटर्स, जो लाइट से रिलेटेड हैं या फिर जो हमें मतलब कलर से रिलेटेड हैं। ऐसे टाइप के इंडिकेटर्स की हमने अभी तक बात करी है। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वर्ड आता है स्मेल से, स्मेल है इसका मतलब, स्मेल। सो जिसका स्मेल बदल जाए एसिड मिलाने से या बेस मिलाने से, तो ऐसे टाइप के इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उसमें दो इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, देयर आर टू इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स। नंबर 1 लिख लो उसमें, ऑनियन, ऑनियन, ऑनियन। बच्चों ऑनियन के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे ना तो उसमें स्मेल आएगा। अगर आप ऑनियन के ऊपर एसिड डालोगे ना तो उसमें स्मेल आएगा। बट जब आप उसको बेस में डालोगे तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आती है। तो आप एक काम करो, एसिड के नीचे जो एसिड वाला कॉलम है उसके नीचे तो आप एक ऐसा डैश लगा दो, एसिड वाले के नीचे एक डैश लगा दो, और बेस के नीचे लिख लो आप लोग नो स्मेल। लिख लो आप नीचे नो स्मेल इन स्ट्रॉन्ग बेस, नो स्मेल इन स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा लिख लो उसके नीचे, बेस के नीचे। तो इससे क्या है, आपने बुक में तो दिया हुआ है पर बताया नहीं है उसमें एग्जैक्टली कि क्या चेंज क्या होता है।
बुक में दिया हुआ है कि ऑनियन है, एक और है अपने पास में वैनिला एसेंस, वैनिला, उसमें भी सेम चीज होती है। पहले आप ऑनियन का लिख लो, बेस में लिख लेना नो स्मेल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, नहीं आएगी। देखो अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो अनियन को हम लोग एक देखा है, कुछ पानी में रखते हैं, किसी एक लाल कलर का कुछ पानी जैसा कुछ होता है, होटल में खाना खाने जाते हो तो ऑनियन को, रेड कलर के ऑनियंस आते हैं गीले गीले से, है ना, तुमने उसको खाया तो स्मेल आती है उसमें से? नहीं आती, नहीं आती है। तो इनडायरेक्टली वो लोग क्या ये कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे होंगे? इनडायरेक्टली क्या वो लोग ये कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे होंगे? भाई हमको तो ऑनियन खाने में प्रॉब्लम क्या, खाने में सबको अच्छा लगता है, सैलेड में भी सबको अच्छा लगता है, और सब्जी होगी तो उसमें भी सबको ऑनियन चाहिए, लेकिन किसी को टेस्ट या स्मेल नहीं पसंद है उसकी, खासकर स्मेल नहीं पसंद है, स्मेल से बचना था तो स्मेल से बचने के लिए आप उसको हल्का फुल्का कोई भी बेस डाल दो जो कि आपके खाने के लिए भी अच्छा है, और फिर उसमें से टेस्ट वो नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, तो आप बच सकते हो उससे, राइट। तो ये चीजें भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला लिखो वेनिला, नेक्स्ट लिखो वेनिला, ये भी बुक के अंदर है बट उसको समझाया नहीं है। वेनिला, वेनिला, बस ये बुक से पढ़ाने में ये एक प्रॉब्लम है, मुझे लिखने की जगह नहीं मिलती, बाकी सब सही है। वेनिला में एसिड में लिख लो गुड वेनिला स्मेल लिखना, गुड वेनिला स्मेल, और बेस में इसका भी ऑनियन जैसे ही रहता है, नो स्मेल, नो स्मेल, ऑनियन में इसका नो स्मेल। अच्छा ये कलर वाला भी रहता है वेनिला, अगर एसिड में डालोगे ना इसको, कलर में भी इसका आता है, अगर इसको कलर उसमें डालोगे एसिड में तो उसका पिंकिश कलर आता है, पिंकिश कलर, पिंकिश लिख लेना, लाइट पिंक या वाइट, लाइट पिंक और वाइट कलर में। लाइट पिंक और वाइट, और बेस में लिख लेना इसका ग्रीन कलर होता है, बेस में ग्रीन कलर होता है इसका, बेस में ग्रीन कलर होता है। अरे आवाज आ रही है? यस सर। आर्या, ठीक है, चलो देखो, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम लोग पैराग्राफ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पैराग्राफ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सो फलाना ढिम का, ये जो टर्मरिक की बात करी है उसने पैराग्राफ के अंदर ही, इधर पे आपको दिख जाएगा ये, है ना, येलो अगेन क्लॉथ वगैरह, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अच्छा सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल लिख लेना गाइस, एक मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। सिंथेटिक ऑरेंज में सिंथेटिक इंडिकेटर्स में लिख लेना आप लोग मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। बाकी नेचुरल इंडिकेटर्स में देखो येलो कलर में जो अपने पास बॉक्स है, ये ऑरेंज कलर का बॉक्स है, उसमें लिटमस की भी बात की हुई है, उसमें टर्मरिक लीव्स की भी टर्मरिक की बात की हुई है, रेड कैबेज लीव्स की बात हुई है, और कुछ 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 फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स की बात कर रहा है वो, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स। तो दीज आर ऑल नेचुरल इंडिकेटर्स। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है ना, नेम एनी टू नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आप इन 4-5 में से कोई भी एक नाम, कोई भी 2 नाम दे सकते हो। और अगर आपको वो सिंथेटिक पूछता है तो आप 2 नाम तो जरूर याद रखो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ये चीज आप लोग पक्का ध्यान रखें। सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाया, आर्टिफिशियल, मैन मेड, मैन मेड, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बोल रहा है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब हमको गिवन है, उसमें एसिड दे दिया, बेस दे दिया और एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। हमको सिर्फ एक इंडिकेटर दे दिया है उसने, विच इज लिटमस पेपर, वो भी रेड कलर का, रेड लिटमस पेपर दे दिया उसने। तीनों सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे करेंगे? आपको थोड़ी पता है, हाँ, तो पानी में नहीं रहेगा, न्यूट्रल में नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, और कुछ दिमाग लगा सकते हैं हेत? आई मीन आई एग्री विद दैट, और कुछ दिमाग लगा सकते हैं आर्या, हेत, अमान?
है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया, 3 टेस्ट ट्यूब में ए बी सी, उसमें एसिड है, बेस है और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। हमको चेक करना है रेड लिटमस पेपर की हेल्प से किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में सॉल्ट है बेसिकली। ठीक है, जिसमें वो ब्लू टर्न होगा, हाँ वो बेस है। ठीक है, उसको दूसरे में डालेंगे, अगर वो ब्लू ही रहता है तो वो पानी, और एसिड में, एसिड में वो रेड। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब उसी टाइम करना है वो चीज। हाँ, वो रेड में डाल, मतलब अगर ब्लू हो ना उसके बाद उसको ब्लू ही रखना है, हाँ तो बाद में उसमें पानी वाला में डाल देना। ठीक है ठीक है रेड। ठीक है, वेरी गुड, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिटमस पेपर लेके हम लोग, रेड लिटमस पेपर लेके उसको पहले हम बेस में डालेंगे, मतलब जो भी 3 टेस्ट ट्यूब उसमें डाल लेंगे, किसी ना किसी एक में तो कलर चेंज हो जाएगा, जिसमें कलर चेंज हो गया हम समझ जाएंगे वो बेस है, उसको अपन ने साइड में उठा के रख लिया, ये आइडेंटिफाई हो गया। अब मान लो अपने पास सिर्फ 2 टेस्ट ट्यूब बच रहे हैं, अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग वही सेम लिटमस पेपर यूज करके चेक करेंगे, जिसमें भी कलर चेंज हो रहा है वो एसिड है। तो बेस पहले ही पता चल चुका था, एसिड बाद में पता चल गया, और जो बच गया सोल्यूशन वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। एक और तरीका है हम लोग जो कर सकते हैं, मतलब अगर अगर जस्ट ट्राई कर सकें ऐसा, तो कि भाई मैंने लिटमस पेपर ले लिया, लेट्स सपोज लिटमस पेपर में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ, कंडीशन अगर मैंने ऐसी डाली कि लिटमस पेपर में सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूँ, सो व्हाट आई डू इज मैं पहले लिटमस पेपर से चेक करूंगा कौन सा बेस है। बेस मैंने साइड में उठा के रख लिया है, बेस मैंने साइड में उठा के रख लिया, मेरे को आइडेंटिफाई हो चुका है। बचे हुए 2 टेस्ट ट्यूब जिसमें एक में एसिड हो सकता है और एक में वाटर हो सकता है या न्यूट्रल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मैं बेस उठाऊंगा, बेस उठा के मैं किसी ना किसी एक में ऐसे ड्रॉपलेट डालूंगा उसके, तो रिएक्शन होगा किसी में रिएक्शन होगा। अगर एसिड होगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर देगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट मेरे को बना के दे देगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा एसिड था, है कि नहीं है। और अभी सॉल्ट के अंदर अगर मैं डालूंगा बेस को, तो वहां पे कुछ एक अलग रिएक्शन हो सकती है और शायद नहीं भी हो रिएक्शन, वो हम लोग आगे वाले उसमें टॉपिक में देखने वाले जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड जो अभी आप लोगों ने दिमाग लगाया ना गाइस, वैसे ही दिमाग साइंटिस्ट लोग लगाते हैं लैब्स के अंदर, अदरवाइज किसी को ये पता नहीं है कि एसिड कैसी होती है, बेस कैसी होती है। इट इज, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, सब एक्सपेरिमेंट कर करके ही हमको ये चीजें पता चली है। भाई आज तक किसी ने किसी का स्ट्रक्चर नहीं देखा है। Na2SO4, क्या सच में Na2SO4 ऐसा ही होता है क्या? क्या सच में Na के 2 मॉलिक्यूल और SO4 का 1 मॉलिक्यूल ऐसे सब चिपकते हैं तब जाके ऐसा कुछ? किसी को नहीं पता है। सबने ये एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्वेशंस देख देख के तब जाके हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया है, और एंड दीज ऑब्जर्वेशंस दे फिट परफेक्टली विद आवर थ्योरी, एंड इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट, सो अब तक देखो फर्स्ट पैराग्राफ जो जनरली हम लोग छोड़ के ही जाते थे, हम लोग कभी शुरुआत भी नहीं करते थे उस पेज से, मैं गारंटी से बोलता हूँ वो पेज हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। हमने 2.1 से पढ़ना शुरू किया है, हर बार हमने 2.1 से 1.1 से 3.1 से यहाँ से शुरू किया है। फर्स्ट वाला पेज हम इग्नोर ही मारते हैं, बट अब से इग्नोर मत मारना उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी का एक एक शब्द बाइबल है, तो गीता है वो, उसमें एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो ये सब जो यहाँ पे इस पूरे एक्टिविटी 2.1 के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए हुए हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स दिए हुए हैं, कुछ बेस दिए हुए हैं, उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना है। जहां पर भी आपको बच्चों OH साथ में मिल जाए कहीं पर, OH, तो वो बेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और जहां पर भी आपको H पॉजिटिव मिल जाए, तो आप समझ जाना वहां पर वो एसिड है। जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं, HCl एसिड है, यस। H2SO4 एसिड है, यस। नाइट्रिक एसिड HNO3, यस। फिर ये CH3COOH, गाइस जब ये टूटता है ना, तो यहाँ से टूटता है ये, जब ये टूटता है ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि दिख जाएगा। जब ये टूटता है ना, ये एसिटिक एसिड, इसको विनेगर भी बोलते हैं, ये जो टूटता है ना, तब ये यहाँ से टूटता है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होती है, तो ये CH3COO ऐसे करके निकलता है, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव निकल रहा है, इसका मतलब ही ये है कि भैया ये एसिड है, एसिड है। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जब ये टूटेगा तो आपको सोडियम मिलेगा और OH मिलेगा। अभी हम इसकी आगे बात भी करेंगे जब हम लोग पीएच की बात करेंगे। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये सब वैलेंसी से रिलेटेड है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, वो जो यहाँ पे दिख रही है अपने को, OH की वैलेंसी 1 होती है।
सो OH यहाँ पे दिख रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH पर OH ये भी एक बेस है, दिस इज ऑल्सो अ बेस, दिस इज ऑल्सो अ बेस। तो ये पूरे एक्टिविटी 2.1 के अंदर आपको इनफैक्ट एग्जांपल्स दे के रखे हैं उसने, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर ये पूरे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात कर रहा है वो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात कर रहा है वो, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं इसको, ठीक है। सो जिसमें स्मेल का डिफरेंस आ जाए हम लोग उसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बाकी यहाँ पे एग्जांपल है, एक में ऑनियन दिया हुआ है, मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ अपनी बुक के अंदर फर्स्ट ऑनियन, और मैं ऐसे लिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन में कहीं पर ऑनियन लिखा होगा, सेकंड वर्ड में लिखूंगा ऐसे सेकंड वाला, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेनिला, और कहीं ना कहीं मेरे को वेनिला की बात यहाँ पे चल रही होगी कहीं पर नीचे कहीं पर, या सेकंड वाले पेज के ऊपर। तो ये पेज ऐसे खत्म हो गया। अब देखो मैं पूरा जूम करके देखूं, तो मैं जब पढ़ने जाऊंगा ना तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ये देखना है, लेफ्ट हैंड साइड का देखना है, मुझे पता चल गया पूरे पैराग्राफ में ये सब भरा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में फिर मैं देखूंगा ऑल फैक्ट्री, तो ये डेफिनेशन है, मैं इसको स्टार मार्क कर लूंगा यहाँ पर, मैं इसमें डेफिनेशन को फिर सिर्फ मेरे को इतना मार्क करना होगा, देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस, दैट्स इट। जब मुझे याद करना होगा तो मेरे को सिर्फ ये 2 लाइन पढ़नी है, पूरा पैराग्राफ देख के मेरे को सरदर्दी नहीं लेनी है केमिस्ट्री में, समझ में आया? ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना पूरा, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप इंडिकेटर बना सकते हो, इसमें भी वेनिला की ही बात करी गई है, इसमें भी वेनिला की ही बात करी गई है, एंड इट इज टेलिंग अस कि अगर मैं वेनिला को एसिड में डालूंगा तो क्या होने वाला है, अगर मैं बेस में डालूंगा तो क्या होने वाला है, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट। ये उसका जस्ट एक्सप्लेनेटरी है बीच का, लास्ट का पोर्शन। अच्छा, ये वाला जो एक्टिविटी 2.3 है ना, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बट इसको मत पढ़ो यहाँ से, हम इस डायग्राम पे फोकस करेंगे, ये डायग्राम याद होना चाहिए हम लोगों को, और इसी के थ्रू हम लोग एक रिएक्शन बनाने वाले हैं जो आप लोग मेरे साथ में लिखोगे अभी। देखो यहाँ पे अपन ने एक स्टैंड लेके रखा हुआ है, दिस इज द स्टैंड, स्टैंड के ऊपर में अपन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये रहा वो टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हम लोगों ने H2SO4 डाल दिया है, इसके अंदर हम लोगों ने H2SO4 डाल दिया, वो दिख रहा है अपने को यहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक एसिड ले लिया, उसके ऊपर से आपने जिंक डाला हुआ है, जिंक के छोटे छोटे पीस डाले हुए हैं। जिंक क्या है, मेटल है, मेटल है ना। वो जिंक अब क्या करेगा, इस H2SO4 के अंदर जाएगा और फिर हम लोगों को रिएक्शन शो करेगा, वो रिएक्शन कुछ होगी, उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो हमको यहाँ पे दिखने वाला है, दैट बाय प्रोडक्ट इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ से निकलने वाले हैं। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, वो इस पाइप के थ्रू सीधा यहाँ पे ठंडे होंगे, सोप सोल्यूशन में पहले ठंडे हो जाएंगे, और मतलब इन द सेंस हल्का फुल्का उसमें हीट का ट्रांसफर होगा, और फिर जब वो यहाँ से निकलेंगे तो हाइड्रोजन के बबल्स सोप सोल्यूशन में ऐसा गोल गोल बना के ही निकलते हैं। वो अपन ने नोटिस भी किया, बच्चे खेलते हैं ना उसके साथ में, वो फूक मारते हैं जिससे, है कि नहीं है? तो वो एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। अब इसको टेस्ट कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसको टेस्ट कैसे करें? 2-3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है कि आप उसके पास में एक जलती हुई मैच बॉक्स लेके आ जाओ, अगर पॉप साउंड के साथ में जलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस है, अगर पॉप साउंड के साथ जल रही है वो तो हाइड्रोजन गैस है, और अगर आपकी जलती हुई माचिस बुझ गई है इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऐसे करके आप चेक करते हो गाइस। अब मैं चाहता हूं आप लोग एक काम करो, यार राइट हैंड साइड में ना ऐसे 1 2 3 4 करके ना यहाँ पे लिख लेना। पहले मैं अभी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाला हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी में आपका सॉल्ट से पहले पहले वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा। फर्स्ट लिखो यहाँ पर फटाफट, रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, मतलब पहले हम लोग मेटल्स की बात करेंगे, रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, स्पेस बना के लिख लेना है ना। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट लिख लो, रिएक्टिविटी विथ मेटल कार्बोनेट्स, reactivity with metal carbonates, metal carbonates, ये सब आपको हेल्प आएगा अभी। थर्ड पॉइंट लिख लो यहाँ पर, रिएक्टिविटी विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्टिविटी विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, रिएक्टिविटी विथ बेस, रिएक्टिविटी विथ बेस, रिएक्टिविटी विथ बेस,
फिर लिखो रिएक्टिविटी विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्टिविटी विथ मेटल ऑक्साइड। ये सब अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है बट स्कैटर्ड है, ये सब कुछ है अपनी किताब के अंदर। रिएक्टिविटी विथ मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्टिविटी विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड फाइनली वी विल चेक, लास्ट में लिख लो रिएक्टिविटी विथ वाटर, रिएक्टिविटी विथ वाटर। लिख लिया? रिएक्टिविटी विथ वाटर लिख लिया गाइस? लिख लो। मतलब आपको पता है अब आपके नोट्स बन रहे हैं धीरे धीरे, बुक के अंदर ही नोट्स बन रहे हैं। जब आप बुक उठाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये चीजें काम आ जाएंगी। अभी मतलब हम लोग मोटा मोटा ना ऐसे 6-7 पॉइंट्स जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं, इन 6-7 पॉइंट्स को ही 2-3 पेज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एसिड को पकड़ेंगे। रिएक्टेंट इज एसिड, एसिड को उठाएंगे और एसिड को ही रिएक्ट करवाएंगे। पहले मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, फिर हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, पानी को भी नहीं छोड़ा, पानी के साथ भी रिएक्ट करवाया। और सबके साथ क्या एंड प्रोडक्ट आएगा? वही चीजें तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना यार एसिड की, है कि नहीं है? उसी को तो केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे हम लोग। तो देखो अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए, अब आ रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ऑलराइट, सो जैसे ये वाला एग्जांपल था अपना, ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है, इसमें हुआ क्या था? अपन ने लिया था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिया अपन ने, है ना? उसमें क्या मिला दिया? जिंक, हमने मिलाया जिंक। सो H2SO4 प्लस जिंक, दैट विल गिव यू, भैया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसमें से जिंक क्या है, H2SO4 को H2 से रिप्लेस कर देगा, मतलब H2 को हटा देगा उसमें से, H2SO4 में से, और खुद वहां पे बैठ जाएगा। अपने को मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये लिख लो आप, आपकी बुक के अंदर ये रिएक्शन दिया हुआ नहीं है, ये लिख लो आप प्लीज, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में उसने उस रिएक्शन को जनरलाइज करके दिया हुआ है, जनरलाइज सेंस में दिया हुआ है कि जब भी आप किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन यू विल गेट अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सॉल्ट कैसा भी हो सकता है गाइस, ये भी एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, NaCl, ये भी एक सॉल्ट है। तो जरूरी नहीं है हर बार आपको NaCl जैसा ही कुछ दिखने वाला है वहां पे, इट्स नॉट कंपलसरी, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, दीज आर ऑल सॉल्ट्स। तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। सो इसमें से टेक अवे पॉइंट ये था कि जब भी हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वी विल गेट हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? मैच बॉक्स लेके आएंगे एंड इफ इट इज बर्निंग विद अ पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन गैस इज बीइंग लिबरेटेड। क्लियर हुआ ये गाइस? क्लियर हुआ? अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको स्पेस है ना, छोटा छोटा लिखना है यहाँ पर, फटाफट लिख लो, छोटा छोटा लिखना, थोड़ा स्पेस देके। प्लीज सेंड कैट्स, monkeys and zebras in their lovely happy cages, happy cages made of उसके नीचे लिखना, मेड ऑफ के नीचे सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। बोलोगे सर ये क्या लिखवा रहे हो आप, है सर ये क्या लिखवा रहे हो आप? प्लीज सेंड कैट्स, monkeys, yes correct, please send cats, monkeys and zebras in their lovely happy cages made of silver and gold। ये जो अभी आपने लिखा हुआ है ना बच्चों, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज।
रिएक्टिविटी सीरीज की खास बात यह है कि जो हम एलिमेंट्स अभी लिखने वाले ना, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप इसके प्लीज के सामने लिख लो पोटेशियम का K, पोटेशियम का K, सोडियम का Na, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर्या को पता था, आर्या वेरी गुड, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मैग्नीशियम हो गया, में Hg, मर्क्यूरी ले लो, सिल्वर एंड गोल्ड, दैट्स इट, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर इज Ag एंड दिस इज Au, ये होता है ना। तो अभी आप देख लो यहाँ पर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है भैया आपने H2SO4 लेके रखा हुआ लिक्विड, एसिड लेके रखा हुआ है, और इसमें आपने रिएक्शन करवाया Cu के साथ में, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या कोई रिएक्शन होगा? द आंसर शुड बी नो, द आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अगर सेम चीज आपसे बोलता है कि यार H2SO4 में आपने Fe के साथ में रिएक्शन करवाया, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस, दिस रिएक्शन इज फीजिबल, क्योंकि आयरन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है। सो यस, ऐसे करके चीजें होने वाली हैं। रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे ना तब काम आएगा ये, क्लास 11th में। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, समझ में आ रहा है ये? हाँ, अच्छा, ऊपर वाली एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके रखा हुआ है। अभी देखो क्या हुआ है, बेस के साथ में रिएक्शन करवाया है, बेस के साथ में रिएक्शन करवाया किसका? मेटल का। सो बेस प्लस मेटल, यू आर गेटिंग सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसमें भी सॉल्ट मिल रहा है, और मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ, धारा शुक्ला कौन है? अच्छा, धारा मैडम, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ तक समझ में आया? यहाँ समझ में आया गाइस? चलो ठीक है, ऑलराइट, तो ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, 10 मिनट का है ना गाइस। मिलते हैं हम लोग 14:10 पे, ठीक है गाइस। तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग एसिड को या बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक सॉल्ट, और मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो आप जहां पर आपने फर्स्ट रिएक्शन लिखा है ना, रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, उसमें आप एक छोटा सा ऐसे टिक मार सकते हो कि ये खत्म हो गया है, मस्त आराम से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मतलब सेकंड टॉपिक की तरफ अपन चल रहे हैं। अभी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसमें आप ध्यान रखो, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो कि CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा, ऐसा साइड में लिख लो, यहाँ पर CO2 निकलेगा। चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे वो सिंपल कार्बोनेट हो, रिएक्शन जब भी होगा एसिड का तो हमेशा CO2 निकलेगा, हमेशा CO2। हाँ बेटा, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, बट जो कॉमन प्रोडक्ट है वो CO2 है, वो CO2 है। और CO2 कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? यस, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, या फिर अगर हम जलता हुआ मैच बॉक्स उसके पास लेके आएंगे तो वो बुझा देगा, उसको बुझ जाएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है अपने पेज पे, लेफ्ट हैंड साइड में देखना जरा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रिएक्शन दिखेगा। एक अपन ने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड ले लिया। एसिड के साथ में हम लोगों ने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिला दिए, पाउडर आता है उसका, सो पाउडर मिला दिया हम लोगों ने इसके अंदर। जैसे ही एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो एक रिएक्शन होगा,
और हमको मिलेगा एक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीन चीजें हमको मिलने वाली हैं। वो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ है तो इसमें हमको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वो तो सॉल्यूशन में एज इट इज मिल जाएगा यहाँ पर, दिस इज सोडियम क्लोराइड। जब रिएक्शन हो जाएगा ना तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है, along with water। और जो गैस होगी बची हुई वो यहाँ से निकलती हुई इस पाइप के थ्रू अपने को बाहर मिल जाएगी यहाँ पर। अभी इस पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे ही आप लाइम वाटर लेके आओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के साथ ही दिस विल टर्न इनटू मिल्की, ये मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो निकली हुई गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो पूरा इस एक्टिविटी 2.5 में लिखा हुआ है एंड वो रिएक्शन यहाँ पर दिख रही है अपने को नीचे की तरफ में हमें वो रिएक्शन दिख रही है। रिएक्शन क्या हो रही है, देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको ऐसे पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट ट्यूब बी की जो बात हो रही है वो ये वाला टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब जो दूसरा राइट हैंड साइड वाला था जिसमें हम लोग लाइम वाटर मिला रहे थे, ठीक है, वो लाइम वाटर वाला टेस्ट ट्यूब है, ये वाला टेस्ट ट्यूब बी है। दिस इज टेस्ट ट्यूब बी, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जैसा मैंने बोला कि उसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है लाइम वाटर का, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, वो चीज अपने को दिख रही है। अच्छा, ये टेस्ट ट्यूब ए और बी, इस वाले केस में यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब बी है ना, ये बाइकार्बोनेट लेके रखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब एक रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाइए, एक रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ करवाइए, किसकी, एसिड की। तो अपने को मिल रहा है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो टेस्ट ट्यूब बी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाली टेस्ट ट्यूब बी, वो है अपने पास लाइम वाटर वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी, ये कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा प्लस वाटर, मतलब सोल्यूशन पता है कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा और नीचे की तरफ में आपको छोटे छोटे पाउडर के ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। दिस इज योर व्हाइट पीपीटी। पीपीटी की खासियत होती है कि ये नीचे जमीन में बैठ जाता है, सेटल्स डाउन। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ऑलराइट, समझ में आया, पक्का? तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी है जैसे तैसे, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये अपने को याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है ना, जैसे अपने पास में पहले ये रिएक्शन हो गई, फर्स्ट हमने क्या किया, लाइम वाटर लिया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई, हमको व्हाइट पीपीटी मिल गया H2O का। अब ये व्हाइट पीपीटी को भी हटा सकते हो आप, कैसे, उसके अंदर में आप फर्दर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दो। जो आपके पास सोल्यूशन था ना, उसी के अंदर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, तो ये सोल्यूशन जो व्हाइट पीपीटी वाला था वो सॉल्युबल हो जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर वो। तो ये सॉल्युबल हो गया, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल, एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया गाइस? सो ये दोनों रिएक्शन है, प्लीज ध्यान रखना, इसको बना लो आप और स्टार लगा ही लो, इधर पे स्टार लगा लो। ये दोनों रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों साथ में चलती हैं, रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ठीक है, देख लिया। बाकी यहाँ पे जनरलाइज करके दिया हुआ है कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इंडिकेशन लेना है, समझ में आया? तो अभी जैसे सेकंड और थर्ड पॉइंट अपने टेक हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट था रिएक्टिविटी विद मेटल्स, सेकंड कार्बोनेट, थर्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो तीनों टिक हो चुके हैं अपने, वो तीन चीज हम लोग अभी कर चुके हैं। अब बात आती है एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के साथ में कैसा रिएक्शन करते हैं। मुझे लगता है इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता ही है। एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, एंड दीज रिएक्शंस दे आर नोन एज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? बाकी ये सब एग्जांपल्स हैं, देख लेना। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। अच्छा, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, ये बेसिक्स होते हैं, बेसिक होते हैं, इनका नेचर होता है बेसिक, दे आर ऑफ बेसिक नेचर। मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड ZnO या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। तो आप खुद सोचो, अगर मैं किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मेरे पास एंड प्रोडक्ट क्या आने वाला है? सॉल्ट एंड वाटर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बस तो इतनी सी बात है, जब भी मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट होगा आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, जैसा कि हम लोग पिछली रिएक्शंस में करते आते हैं। बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। गाइस देखो, ये चीज है जो हम लोगों को, मैंने शायद आप लोगों को बताई नहीं है। यहाँ पे जो COPPER के साथ में ये ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ना रोमन न्यूमरल्स में, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कॉपर का। मतलब कॉपर के ऊपर ना ऐसा 2 पॉजिटिव लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये है। कॉपर के ऊपर में 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। सो कॉपर के साथ में क्लोरीन कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। कॉपर के साथ में क्लोरीन 2 जाएंगे, इसका मतलब ये है गाइस। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ ना यहाँ पर, इस कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं। मतलब एक मिनट मैं बताता हूँ तुझे। नहीं, चार्ज नहीं दिखाता, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। मैं बता देता हूँ एक बारी। सो कॉपर जब टूटेगा ना तो ऐसा टूटेगा, कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर जब टूटता है ना तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इट प्रेफर्स टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो प्रेफर करता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दूं, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, आई विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई कॉपर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए ना, उसके पास तो क्या आ गया? नेट इफेक्टिवली उसको तो ऐसा लगेगा ना +2 चार्ज मेरे ऊपर आ चुका है। तो वो जो +2 आपको दिख रहा है ना, वो यहाँ पे 2 दिखा हुआ है, ये 2 है। और जब भी क्लोरीन टूटता है, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। मतलब इसमें यहाँ पर क्लोरीन था ना, इसके प्लस में मैं 1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तब Cl- मेरे को मिलेगा ये। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। 1 कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे वो क्लोरीन ने पकड़ लिए, और इसीलिए अपने पास में CuCl2 बनेगा। CuCl2 बनेगा। ये एक्चुअली बैक स्टोरी चल रही है। ये अभी बता रहा था ना केमिस्ट्री में आज सेमिनार के अंदर, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर याद है ना, तो आप कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में कर सकते हो गाइस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर याद है तो कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, चलो। सो ये था रिएक्शन, ये था रिएक्शन। बाकी सॉल्यूशन का कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है भाई। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर, और फिर जब आप रिएक्शन करवाते हो फलाना डिमका, ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, जनरली उसको ब्लूइश से वो ग्रीनिश कलर हो जाता है। यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है वो ब्लूइश से ग्रीन कलर कुछ हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड जब डिजोल्व हो जाएगा तो। ऑलराइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख चुके हो, इन सब की जरूरत नहीं है अपने को। अच्छा, सिमिलरली जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं ना गाइस, मतलब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सो आप बताओ, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ जब हम करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलने वाला है? वाटर प्लस सॉल्ट, राइट? यस, वाटर प्लस सॉल्ट। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो। नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम। आप कोई भी एग्जांपल ले लो इसका, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है वो, उससे पहले हमने रिएक्शन करी भी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तो हमको एक सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, CaHCO3 समथिंग लाइक दैट, प्लस सॉल्ट प्लस प्लस वाटर H2O, कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। पीछे एक रिएक्शन हुआ है ऐसा कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है क्या इसमें? आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट मिलना चाहिए, चेक करें। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, रिएक्शन चेक कर लेना है ना। HCO3 नहीं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर।
ये वाली रिएक्शन है वो। सो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो वो रिएक्ट करेंगे अगर बेस के साथ में, तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्लियर हुआ ये? अच्छा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों इनको हमें ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए? क्या लगता है, क्या यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आएगी ऑनलाइन? आरव, याशिका, आर्या, क्या लगता है बेटा? हम लोगों को कर्ड जो कि खट्टा होता है या सोर सब्सटेंसेस, उनको ब्रास और सर कॉपर में नहीं टेस्ट रखना चाहिए। में टेस्ट में चेंज आएगा। आर्या बोल रही टेस्ट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, हाँ हेत क्या बोल रहे बेटा? सर वो सॉर सॉर और कर्ड तो शायद एसिडिक होगा। यस, शायद नहीं, यस सॉर एसिडिक होगा यस और कॉपर का जो ऑक्साइड होगा वो यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो एसिड है अपने पास में, और एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, भाई या तो ब्रास है या कॉपर है, या तो कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है या फिर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, भाई हवा में कोई भी चीज पड़ी हुई है तो वो ऑक्सीजन के हमेशा कांटेक्ट में है ही है। सो कॉपर को जब भी आपने हवा में करके रखा हो तो समहाउ कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन तो उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो या तो आप कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो एसिड का, या फिर आप एसिड का रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? मेटल्स के साथ में। तो हमको एक अलग ही सब्सटेंस मिलेगा गाइस, हमको एक अलग ही सब्सटेंस मिलेगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर। जो हम सोच रहे हैं कर्ड है वो कर्ड नहीं है एक्चुअली, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चीजें होने वाली है इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। ऑब्वियसली द आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, है ना? अच्छा, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस फॉर दिस गैस? टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेटल कंपाउंड ए, देखो एक एक वर्ड पे ध्यान देना, मेटल का कंपाउंड है एक ए, ऑलराइट। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है स्मोक निकल रहा है उसमें से, या फिर स्मेल आ रही है, कुछ गैस निकल रही है। एफरवेसेंस का मतलब है कोई गैस निकल रही है। नाउ द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो क्या हो सकती है वो गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप ऐसा लिख लो A प्लस बी दैट विल गिव यू C प्लस डी। यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक चीज तो पता चल रही ना यार, D मेरे पास में CO2 है ना? A भी मेरे को पता है कि यार ये HCl है, और B मेरे को इतना पता चल चुका है कि हाँ भाई वो एक मेटल का कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड है। या फिर इसको HCl को B ले लो, और जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है A को आप एज इट इज छोड़ो, A इज सम मेटल का कंपाउंड। ठीक है, अब बचा हुआ ये C बच रहा है, ये A बच रहा है आइडेंटिफाई करने को। देखते हैं क्या होता है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। भाई C भी पता चल गया हमको, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये तो मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन बन गया, सिंपल मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन बन गया भाई। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में चीजें पता है हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड में जो सिर्फ एक अननोन है वो नहीं पता है हम लोगों को, वो आइडेंटिफाई करना हम लोगों को, राइट? क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl दैट विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस। ये होती है रिएक्शन, है ना? बाकी देख लेना भाई, बैलेंस वैलेंस करना हो तो अपने हिसाब से कर लेना उसको। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो यहाँ पे व्हाट डू एसिड्स इन कॉमन, फलाना ढिमका, ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है, इतना अपने को इसमें देखना नहीं है, हमको सिर्फ लिख लो यार, लिख लो उसमें, लिख लो, मेरे को ऐसा मत बोलो, आप लिख लो अगर आता है तो। चलो यहाँ पे देखते हैं इसको, सेकंड वाले, इस वाले एक्टिविटी पे चलते हैं 2.8 पे। भाई ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ इन्होंने लिख के रखा हुआ ना, इस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस के अंदर में डिफरेंस क्या है, एसिड में से क्या चीजें निकलती है और बेस में से क्या चीजें निकलती है।
सो एसिड जब भी होगा अपने पास, एसिड विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, एसिड प्रोड्यूस करेंगे H पॉजिटिव आयंस, और बेस प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। इस OH नेगेटिव का मतलब ये है कि भैया ये जो OH पूरा मॉलिक्यूल है, this particular molecule is carrying one extra negative charge, it's carrying one extra negative charge। इस H पॉजिटिव का मतलब ये कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब इसीलिए उसके पास में H पॉजिटिव रह चुका है। There is one positive charge, extra positive charge, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। That is why it is H positive charge। पूरा इसमें सिर्फ यही बता के रखा हुआ है, there is nothing else। तो अब खुद सोचो आप, H पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया, अगर मैं इसके अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ किसी बैटरी का, तो मुझे बताना H कहाँ पे मिलना चाहिए, H पॉजिटिव कहाँ मिलना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, राइट भाई। H पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मिलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, यस और नो। और जो OH नेगेटिव है अगर वो कभी मिलेगा मुझे, तो मुझे कहां पे मिलना चाहिए, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। ठीक है, अरे यार हटाओ इसको, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। सो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस के बारे में बात कर रहा था, और अब जो पैराग्राफ अपने पास आया है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी विथ वाटर। जब भी किसी एसिड को या किसी भी बेस को आप पानी के अंदर मिलाते हो ना गाइस, तो वो डाइल्यूट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे ही डाइल्यूट होगा तो वो आयंस में टूटता है। प्योर कंसंट्रेटेड HCl इज ऑफ नो यूज, प्योर कंसंट्रेटेड HCl इट इज ऑफ नो यूज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होंगे। जब आप वाटर मिलाओगे ना तभी उसके अंदर आयंस मिलने वाले हैं हम लोगों को। सो द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड दैट विल गिव यू मोर नंबर ऑफ आयंस। वो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? नथिंग हैपेंस, आयंस आर लिबरेटेड, आयंस आर लिबरेटेड। अगर H एसिड है तो H पॉजिटिव निकलेगा, और अगर बेस है तो OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे, OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी देखो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बात बतानी थी वो इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में बता दी है, कि जब भी आप डाइल्यूट पोर्शन लोगे किसी भी एसिड का या बेस का, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वहां से, क्योंकि आयंस है। अगर नहीं है तो फिर वो पास नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल अपने को यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है पेज में, ये बीकर है, इसमें अपन ने डाइल्यूट HCl लेके रखा हुआ है, नेल्स लगा के रखे हैं स्टॉपर के अंदर। अभी एक टर्मिनल था बैटरी का, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस स्विच से और डायरेक्टली बल्ब से। एक टर्मिनल बल्ब का हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इस नेल से इस नेल तक डायरेक्टली नहीं जा पाएगी, अगर नहीं जा पाएगी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये बल्ब जल जाए। ये वाला बल्ब तभी जलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए। There has to be a medium। वो मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। इसी को हम लोग बच्चों कभी कभी किसी किसी जगह पर इलेक्ट्रोलाइट भी बोलने लगते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसी किसी पोर्शन में, किसी किसी सेल में हम इसको इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सेल्स में तो इलेक्ट्रोलाइट होता ही है, वैसे सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं इसको। सो तभी लिखा हुआ है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर आयंस। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जब भी हम लोग, मतलब खासकर सॉलिड्स में, और जब भी हम लिक्विड्स की बात करते हैं ना गाइस, तो इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स में आयंस की वजह से होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है ये पूरी कहानी इधर पे फलाना ढिमका ये सब चीजें लिखी हुई हैं। और यस, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट था, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। लिख लो उसको वहां पे, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, ये जो H2O था ना, ये जो H2O था, देखो यहाँ पे हुआ क्या गाइस,
HCl टूटा है दो पोर्शन में, यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन में। HCl निकला तो H पॉजिटिव निकला और Cl माइनस निकला। अभी ये जो H पॉजिटिव था और वाटर अपने पास में जो H2O रखा हुआ है यहाँ पर, इस वाटर मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और वो क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन है गाइस। H2O, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इसके ऊपर होता है एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर में खाली। ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव क्या काम करेगा, वो तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा ही कि नहीं जाएगा। यस, एंड वी ऑल नो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या काम करेगा, वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो ये H पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में यहाँ पे अटैच हो जाएगा, आपको मिलेगा H2O। और यहाँ पे एक H कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे एक H कनेक्ट हो चुका है। बट आप सोचो, ऑक्सीजन के पास में पहले दो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया, H को, H पॉजिटिव को। तो अब इसके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, यस और नो, होगा ना। अब ये फॉर्मूला आपको देखो H3O पॉजिटिव जैसा दिखेगा, ये है वो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ना, वो है इसके पीछे की कहानी। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट ऑल। ऑलराइट, सो एसिड प्लस वाटर दैट विल गिव यू H पॉजिटिव। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में ना H3O पॉजिटिव की जगह पे डायरेक्टली H पॉजिटिव लिखा जाता है, बट डोंट वरी, वो सेम चीज ही है। और Cl नेगेटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो बाकी ये चीज बताइए, H पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल दैट विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। बाकी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी जब आप वाटर में मिलाओगे, बेस को जब आप वाटर में मिलाओगे तो आपको मिलेगा सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस। क्लियर हुआ, यस और नो। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी टूटेगा तो KOH, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगा। सिंपल सा ही, KOH टूटेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। MgOH होल ट्वाइस यहाँ से टूटता है, Mg की वैलेंसी होती है 2 और OH नेगेटिव अपने आप ऐसे निकलेगा, वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, 2 OH नेगेटिव। क्लियर हुआ, ये बैलेंस कर दिया उसने इक्वेशंस को। ठीक है, हाँ, बाकी एक ये लाइन है अल्कलीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी बेस पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज, अल्कलीज। अच्छा, एक वर्ड आता है बच्चों, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन को ही ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। सॉल्ट सोल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है ना, उसी को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इसको इग्नोर मत किया करो। So all bases they do not dissolve in water. Some bases which dissolve in water they are known as alkalis. Alkalis. So बाकी तो यार ये रिएक्शन दी हुई है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल सा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली बार समझा दिया है कि HCl प्लस NaOH, जब रिएक्शन किसी किसी बच्चे को याद नहीं रहती तो ऐसा बॉक्स बना दिया करो, आपको मिल जाएगा H2O प्लस प्लस NaCl, है ना, बॉक्स में दिख रहा है ना NaCl, तो वो NaCl अपने को डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जब कंबाइन होंगे तो मिलेगा H2O, H2O। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना गाइस, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिकॉशन है इसके अंदर में। प्रिकॉशन ये है, आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपको वाटर मिलाना है एसिड में या एसिड के अंदर वाटर मिलाना है, तो आपको करना क्या है, पहले वाटर लेना है और फिर आपको एसिड मिलाना है उसमें, धीरे धीरे करके यू हैव टू पोर एसिड। पहले आप पानी ज्यादा ले लो और फिर धीरे धीरे करके आप एसिड मिलाओ उसके अंदर। ऐसा मत करना कभी भी कि पहले आपने एसिड ले लिया और एक एक ड्रॉप पानी डाल रहे हो, धमाका हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है इसमें, इस रिएक्शन में। इट विल बी अ वेरी वायलेंट रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे सुबह सुबह नहाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ठंडा पानी लेते हैं, उसमें गर्म पानी मिलाते हैं, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले गर्म पानी लेते हैं, उसमें धीरे धीरे करके ठंडा पानी मिलाते हैं। तो दोनों तरीके अपने पास में, पर सबसे बेस्ट मेथड क्या है,
पहले आप गर्म पानी ले लो और धीरे धीरे ठंडा पानी मिलाओ, सो दैट भाई मेरे पास पानी तो गर्म वाला उतना ही लिमिटेड है, ठंडा पानी मेरे पास ज्यादा है ना। इसके अंदर में उल्टा करना है हम लोगों को, एसिड और जब वाटर मिलाओगे तो पहले आप वाटर ले लेना अच्छी खासी क्वांटिटी में और फिर धीरे धीरे आप एसिड मिलाओ, फिर धीरे धीरे एसिड मिलाओ, अदरवाइज रिएक्शंस वायलेंट हो जाएंगी, रिएक्शंस विल बी वायलेंट। वो पूरा इस पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो नोरा फतेही वाली रिएक्शन रही है। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही है। समझ में आया? समझ में आया गाइस? चलो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? ये बताओ, व्हाई डू HCl HNO3 ये जो एसिड्स हैं दे शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। अल्कोहल का मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा दिखता है वो, आपको यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला बता देता हूँ। काफी सारे अल्कोहल्स हैं, जो डेंजरस अल्कोहल है वो है मिथेनॉल, CH3OH इसका फॉर्मूला होता है, और एक अल्कोहल होता है C2H5OH इथेनॉल, दिस इज नोन एज इथेनॉल। इथेनॉल ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल है, ठीक है। तो ये तो फिर भी मतलब सेफ है, बट दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, इसको कच्ची दारू बोलते हैं, जिसको पी के मर जाते हैं ना लोग, वो है ये कच्ची दारू, CH3OH मिथेनॉल, बहुत डेंजरस है ये, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको यूज करके इथेनॉल बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया क्यों ऐसा होता है कि ये जो बेस, ये जो अपने पास में अल्कोहल है, ये क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, और क्यों HCl और HNO3 ही अपने को शो कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। सो इसके लिए सोचना कैसे है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है H पॉजिटिव, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है H पॉजिटिव, जो जितना ज्यादा H पॉजिटिव दे देगा वो उतना अच्छा एसिड हो जाएगा, जो जितना कम H पॉजिटिव देगा वो उतना बेकार एसिड कहलाएगा, है कि नहीं हेत? आर्या, आर्या है ही नहीं आर्या, आरव, दयानंद, बिंदु सागर, याशिका, याशिका यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सर ब्रेक हो रही थी आवाज। हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी एसिडिक कैरेक्टर की बात करनी है ना, तो वी हैव टू थिंक इन अदर डायरेक्शन, हमें सोचना है कि एसिडिक कैरेक्टर हमेशा H पॉजिटिव से आएगा, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आप जनरेट कर पा रहे हो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, यस H सर। पॉजिटिव कम हो जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सो अगर इसके अंदर देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है ना, वो बोल रहा है कि कोई एक एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सा रीजन है यार कि दूसरा वाला H पॉजिटिव दे ही नहीं पा रहा है, पहले वाला अच्छे H पॉजिटिव दे रहा है, दूसरा वाला H पॉजिटिव दे ही नहीं पा रहा, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करने वाले हैं, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करने वाले। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, शुगर हो या ग्लूकोज हो एक ही बात है, एक ही बात है। कार्बोहाइड्रेट का भी सेम फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का भी सेम फॉर्मूला है। बाकी अल्कोहल का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, CH3OH C2H5OH, इसमें से H पॉजिटिव निकले तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करे, बट ये OH डायरेक्ट निकलता है, ये OH निकलता है इसमें से, ठीक है। और कभी टूटेगा तो बहुत मुश्किल से H निकलेगा, नहीं तो फिर नहीं निकलता, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है लिक्विड्स में? आयंस की वजह से। तो जब आप पानी मिला रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी मिलाना, किसी भी एसिड के अंदर पानी मिलाओगे तो उसके आयंस टूटते हैं, आयंस जितने ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, सीधा आंसर आ सकता है इसका। अभी आप सोचो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में, इसमें से एक फंस जाएगा, फंस जाएगा इसमें से, देखना। ये तो बहुत फेमस हाँ बताओ, why does dry HCl gas do not change the color of the dry litmus paper? yes 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 भाई ड्राई लिटमस, ड्राई गैस है वो, उसमें तो आयंस है ही नहीं, आयंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर की बात कैसे कर सकते हैं? यस, डिसोसिएशन ही नहीं होगा पे। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, ये प्रिकॉशन वाला जो लास्ट अपन ने पैराग्राफ देखा है, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not vice versa?
yes, because these reactions are exothermic reactions. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ये, वायलेंट रिएक्शंस हो जाएंगी, जल जाएंगी चीजें, एंड इनफैक्ट हमारे क्लोथ्स के ऊपर गिर सकती है एसिड, हमारे हमारे हाथ के ऊपर गिर सकती है, आंख पे गिर सकती है, मुंह पे गिर सकता है, इट कैन बी डेंजरस, सो वी हैव टू बी केयरफुल, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, पहले पानी लेंगे फिर एसिड मिलाएंगे, पहले पानी फिर एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखें जरा, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बाय H पॉजिटिव की बात हो रही है सिर्फ, हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो आप, पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओगे तो H पॉजिटिव बढ़ेंगे, यस और नो, कहां बोल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसके ऊपर के पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन में वही। पर यूनिट वॉल्यूम इसमें कहां बोला बेटा, बेटा H प्लस आयंस अपने को एसिड से मिल रहे हैं, H प्लस आयंस हमको वाटर से नहीं मिलते क्या, H2O, देखो जरा, H2O जब टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है कि नहीं टूटता है, तो यहाँ वाले आयंस कहाँ जाएंगे, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है ना, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की बात ही नहीं करी है यार, क्वेश्चन में नहीं करी है ना पर यूनिट वॉल्यूम की बात, वो जो लाइन लिखी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे वहां पर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है वो, इस क्वेश्चन में तो बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, और जब भी आप डाइल्यूट करोगे तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार। हाँ, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम इट विल डिक्रीज, पर यूनिट वॉल्यूम इट विल डिक्रीज, ठीक है। तो क्योंकि लॉजिक भी तो होना चाहिए ना उसके पीछे यार, एक जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि जब भी हम पानी मिलाएंगे तभी आयंस मिलते हैं, फिर वहां पे क्या हो रहा था, आयंस मिल रहे थे ना, आयंस कहाँ से आ रहे थे, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो हो रहे थे, तो वहां पे H पॉजिटिव मिल रहा है जब भी पानी मिला रहे हो, और यहाँ पे आप बोल रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम में H पॉजिटिव कम हो रहा है, तो सोचने वाली बात है ना ये, तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर लिखा करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा तो फिर H पॉजिटिव बढ़ना ही चाहिए। हाँ, ज्यादा आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो फिर वो भी किसी काम का नहीं, वो भी किसी काम का नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस अफेक्टेड व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लो किसमें होगा, सर इंक्रीज होता है ना, यस इंक्रीज होगा, यस यस वेरी गुड, इसमें भी इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो ये क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस, चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट, सॉल्ट का थोड़ा बहुत टॉपिक देख लेते हैं अपन जल्दी से, कि पीएच स्केल अपने को पता होनी चाहिए। गाइस हुआ क्या था, हम लोगों के पास में काफी सारे सॉल्यूशंस आ गए थे, एक कुछ एसिडिक सॉल्यूशंस आ गए, कुछ बेसिक सॉल्यूशंस आ गए, बहुत सारे दुनिया भर के सॉल्यूशंस थे। अब लोगों ने क्या किया, उसका एक मापदंड करो कि कितना स्ट्रॉन्ग है, तो कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड है ठीक है, बट कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कैसे पता चलेगा, बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है वो कैसे पता चलेगा, जब तक हमारे पास कोई एक स्केल नहीं हो हम तो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं। तो लोगों ने इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। उसकी रेटिंग होती है 0 से लेके 14 तक, देखो 0 से लेके 14 तक, जैसे अपनी जो नॉर्मल स्केल होती है वो भी 0 से लेके 12 तक होती है, 14 तक होती है, 15 तक होती है, 15 तक होती है, ठीक है। तो ये वाली स्केल होती है 0 से लेके 14 तक, इसके जो बीच में पॉइंट है वो है न्यूट्रल पॉइंट, उसका नंबर दिया हुआ है 7, उसका नंबर दिया हुआ है 7, यानी कि जो सॉल्यूशंस न्यूट्रल होंगे, जैसे कि वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, दैट्स डिस्टिल्ड वाटर विल बी गिवन अ वैल्यू ऑफ 7। डिस्टिल्ड वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस, पी भी नहीं सकते हम उसको, इतना गंदा होता है डिस्टिल्ड वाटर। जो हम पानी पीते हैं उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, तभी हमको वो टेस्ट अच्छा लगता है, अदरवाइज पानी का टेस्ट भी नहीं है, बहुत गंदा लगेगा, डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते। ऑलराइट, सो यहाँ पे नंबर 7 पे हमने बोल दिया दैट दिस इज न्यूट्रल सोल्यूशन। अब जैसे ही मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो 7 से वैल्यूज बढ़ेंगी 7 से लेके 14 तक,
जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे वैसे वैसे नंबर्स बढ़ेंगे, और नंबर्स बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सो जैसे जैसे आप 7 से राइट हैंड साइड में जाओगे, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ मूव करोगे। इधर से आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करोगे तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ मूव करोगे। बट प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे नंबर्स बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर नंबर घटेंगे। यहाँ पे 7 से 0 की तरफ जा रहे हो आप तो चीजें कम नहीं हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी इज इंक्रीजिंग, एसिडिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में H पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ राइट हैंड साइड में OH माइनस लिखा हुआ है। आप समझो इस चीज को, यहाँ पे जो H पॉजिटिव लिखा हुआ ना, ये कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है कि जैसे जैसे आप यहाँ 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे ना, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे ना तो ये एक्चुअली में ये रीडिंग दिखा रहा है कि जो ऊपर वाला ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये एसिडिटी धीरे 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 कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि धीरे धीरे बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे बहुत कम था, फिर धीरे 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 करके ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वो बेसिक कैरेक्टर किसको डिनोट करता है, OH माइनस को। और इसीलिए देखो यहाँ पे नीचे की तरफ में एरो लगा के रखा हुआ है, डिक्रीज इन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में OH माइनस बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में अपना डिक्रीज हो जाएगा किसका, OH माइनस का, और इंक्रीज आ जाएगा H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव का। सो दिस इज नोन एज अ pH स्केल। सो जनरली जो सॉल्ट्स होंगे वो हमको न्यूट्रल के आसपास में मिलेंगे, इतने रीजन में मिलेंगे हमको। जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स वो हमको यहाँ पे कहीं मिलेंगे, एसिड्स हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे, और बेस हमको राइट हैंड साइड में मिलेंगे। ये कोई स्केल ऐसी कोई वो मतलब कोई स्केल नहीं है प्लास्टिक की, एक पेपर है, ये एक पेपर है जिसमें मल्टीपल कलर्स लगा के रखे हुए हैं। दैट्स इट, इट्स लाइक अ लिटमस पेपर, सिंपल लिटमस पेपर जैसा ही है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, बस उसके बेसिस हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये चीजें होती हैं गाइस। सो आई थिंक आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, व्हाट से, है ना। बाकी जनरल डिस्कशन रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि एनिमल्स या फिर हम लोग क्यों पीएच सेंसिटिव हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारी लाइफ में, ब्लड में क्यों पीएच इंपॉर्टेंट है, पेट के अंदर क्यों पीएच इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर वी टॉकिंग इवन अबाउट सॉल्ट्स, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट पीएच। हम लोग मतलब सॉइल में पीएच की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों किसानों को ये चीजें पता होनी चाहिए, क्यों फिशरमैन को ये चीजें पता होनी चाहिए, why should a fisherman know the pH of his locality, उसके आसपास के सॉइल का क्या pH है, उसके आसपास के पॉन्ड्स में कितना pH चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का इंपॉर्टेंस, टूथ डीके जो डेंटिस्ट लोगों की दुकान चल रही है वो इसके बेसिस पे चल रही है। और हम जो आलसी लोग हो गए हैं कि सुबह शाम ब्रश नहीं करते हैं, उसको क्यों करना चाहिए हमें, वो यहाँ पे मतलब इट्स ऑल जनरल डिस्कशन। अभी नेक्स्ट में सिर्फ जनरल डिस्कशन जैसा रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में भी आप लोग घर से पढ़ के आना। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में ज्यादा कुछ खास है नहीं, उसमें सिर्फ मान ले कैल्शियम है तो कैल्शियम के अलग अलग सॉल्ट्स, तो मैं बोल दूंगा सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम के अलग अलग सॉल्ट्स है तो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, जैसे MgCl2 ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है, MgSO4 ये भी मैग्नीशियम का सॉल्ट है, तो ये मैग्नीशियम की फैमिली हो गई, कैल्शियम की फैमिली हो गई। दिस इज ऑल अबाउट दीज सॉल्ट्स। ठीक है, पढ़ के आओगे तो अच्छा है नेक्स्ट क्लास में। बाकी हम लोग इसको फिर प्रेपरेशन भी देखेंगे इसमें लास्ट में, हल्का फुल्का। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.